नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए जो है ग्राम सेवक का जो है पिछले सालों का पेपर लेकर के आ गया हूं, जो कि आपका पेपर हुआ था 18 दिसंबर 2016 को। उसी का मैं आज पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। पूरा 65 क्वेश्चन है जीके के। उसके बाद आपको रीजनिंग के करवाऊंगा कल, और आपको रीजनिंग के बाद मैथ का, और आपको सारे प्रश्न इस प्रकार मैं करवा दूंगा। आज आपको जीके का करवाऊंगा, यानी कि करंट वगैरह, साइंस वगैरह सबके प्रश्न आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा इस वीडियो में। 65 प्रश्न है टोटल आज के इस वीडियो में, तो आप अंत तक देखना और अपने मित्रों को सेंड कर देना इस वीडियो को, ताकि सभी को पता लग जाए कि पेपर किस प्रकार आता है आपका ग्राम सेवक का। तो इस बार जो है ग्राम सेवक की कितने पदों पे भर्ती आएगी? 3896 पदों पे भर्ती आएगी, जो कि आपने देख लिया है। सारी जानकारी नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो रोजाना आपको ग्राम सेवक की यहाँ पर सब कुछ अपडेट मिलेगी, इसलिए जुड़े रहिएगा। क्वालिफिकेशन क्या होगी सबके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी, सिलेबस क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है आपका ग्राम सेवक के लिए, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? तो बताइएगा, उसका निर्वहन कौन करता है राज्यपाल की अनुपस्थिति में? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। यानी कि अपने राजस्थान का भी कौन है? इंद्रजीत महाती। ठीक है ना, सभी को पता होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। और कलराज जो मिश्र है वो न्याय के क्या है? राज्यपाल है। तो ये बात भी आपको याद रखनी होगी। अगला प्रश्न है, आप बोलोगे तो मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा। आज मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए अभी जो है रीजनिंग वगैरह करवाऊंगा तब डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसका कोई महत्व नहीं है ज़्यादा, नहीं तो अभी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, लगभग 1.5-2 घंटे की, तो ऐसा मज़ा नहीं आएगा फिर। नीचे दिए गए 2 वक्तव्यों पर विचार कीजिएगा। कथन दे रखा है और कारण। दोस्तों RS के लेवल का पेपर आता है इसमें, पता है ना। राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। तो देखिएगा यहाँ पर, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। तो ये क्या सही है या नहीं है, ये देखना है। और कारण है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। ऊपर के 2 वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपको ये कथन और कारण सही है या नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, तथा ए की सही व्याख्या करता है, आर करता है क्या, ये देख लीजिएगा। ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो कौन सा वाला सही है बताइएगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये वाला ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। क्यों गलत है? देखो यहाँ पर, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की जो है इच्छा पर्यंत ही रहता है, ये सभी को पता होगा। परंतु राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री नहीं करता। ठीक है ना, तो ये सभी को पता होगा, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है सही सुमेलित नहीं है। जबकि अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ, अनुच्छेद 155 राज्य की नियुक्ति, और अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद। जबकि 156 क्या है? तो 156 है राज्यपाल का कार्यकाल। क्या है? ना कि राज्यपाल की नियुक्ति। यहाँ पर क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल। याद रख लेना, 156 में क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो, और आप चाहो तो मैं सारा बता सकता हूं, परंतु अभी क्या है, आपका बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। नहीं तो अनुच्छेद बहुत सारे हैं राज्यपाल से संबंधित, वो सारे मैं किसी दिन करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। अभी आप जो है पढ़ाई में ध्यान दो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। यहाँ पर अगला प्रश्न, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। आपको विचार करना है और बताना है। इनमें से आपको विचार करके क्या बताना है? नीचे कूट दिए गए, कूट में आपको बताऊंगा, ऊपर प्रश्न देख लीजिएगा आप। पहला कूट है, संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। आप सोच लीजिएगा, आप इनमें से पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर कूट जो है वह बताने हैं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? फटाफट कमेंट कर दो आप। तो जो है इसका सी ऑप्शन सही है, यानी कि 1, 3 और 4। ठीक है, तो ये दूसरा वाला गलत है। राज्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है ना।
तो ये आपका याद रखना ना है, ये गलत है। इसके अलावा और सब सही है। संविधान के उस संविधान 213 के प्रावधानों के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। उसके अलावा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय गठित हो सकता है। जैसे कि जो यहाँ पर हरियाणा और पंजाब का क्या है, चंडीगढ़ है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। तो ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है आपके लिए, राज्य मंत्री परिषद की जवाबदेही होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न दोबारा से इनको पढ़ लो, नहीं तो ये क्या दोबारा भी पेपर में आ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राज्य मंत्री परिषद की जवाबदेही होती है, तो वो होती है राज्य विधानसभा के प्रति। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। अधोलिखित राज्य सचिव में रिक्त पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानीय क्रम उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही क्रम को आपको लगाना है। तो बताइएगा इसमें से सही क्रम बताइएगा, सही क्रम आपको बताना है। तो आपका जो है बी ऑप्शन सही है, यानी कि पहले आएगा सचिव, फिर आएगा क्या आएगा आपका, फिर आएगा विशिष्ट सचिव, फिर आपका उप सचिव, फिर क्या आएगा सहायक सचिव, ठीक है ना। आपको मैं और भी बता सकता हूँ, अब सुनिएगा। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उसके बाद संबंधित विभाग का प्रमुख शासन सचिव, फिर विशेष अतिरिक्त सचिव, फिर उप सचिव, फिर सहायक सचिव, अनुभागीय अधिकारी, ठीक है, या फिर अन्य मंत्रालयिक कर्मचारी। तो इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो। नहीं तो इसका तो जो है ऑप्शन बी सही है, वो तो मैंने व्याख्या की थी अभी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है, जिलाधीश का नहीं है, इनमें से कौन सा कार्य जो है जिलाधीश का नहीं है, तो वो है आयकर का एकत्रीकरण करना। ये किसका नहीं है, जिलाधीश का नहीं है। जबकि राजस्व का एकत्रीकरण करना, कानून व्यवस्था रख रखाव, भू दस्तावेजों का रख रखाव, ये सब क्या है, जिलाधीश का कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपकी कट ऑफ देख लो, 45 ही गई थी। इतना कठिन प्रश्न पेपर था ये, उस समय का 45 कट ऑफ गई थी जनरल की, 45-50 के लगभग। देख लो इतना कठिन पेपर है, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ आप ध्यान से पढ़ लो। बलवंत राय मेहता समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। किस पर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो कौन से जोड़े गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो आपका सी ऑप्शन 243 से लगा करके 243 ओ तक, यानी कि ए 243 ए, 243 ए, 243 बी, 243 सी, इस प्रकार ओ तक टोटल मिला के ये 11वीं अनुसूची में जोड़े गए नए भाग कितने, 9, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 243 से 243 ओ तक के जो 73वें संविधान के संशोधन के तहत जोड़े गए हैं पंचायत के बारे में। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों, यहाँ पर भी कूट वाला है, कूट वाला मिलान करना है। तो राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिएगा। तो दोस्तों ये कूट वाले प्रश्न आरएस में आते हैं, पर देख लो आपके ग्राम सचिव में आए हैं। तो अब इस बार नाम भी अधिकारी हो गया है, अब इस बार और भी कठिन पेपर आएगा। तो ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सी ऑप्शन सही है। इसका समय कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसका, तो आपको बारे बताना है, किसको, राज्य विधानसभा के बारे में। तो इसका कार्यकाल कितने का होता है, 5 साल का होता है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, गलत। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। तो ऑप्शन आपका सी है, क्या होता है, सही होता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला। तो दोस्तों ये 2016 करंट का है, अब दोबारा से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो दोबारा से याद मत करना, कबड्डी में मिला था। वैसे ये करंट के क्वेश्चन है, ये भी करंट का है, इसे भी आप याद मत करिएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बात था। अभी तो बाइडेन जीत चुका है, तो अब उसकी अलग बात है, ठीक है ना। आप इसे छोड़ दीजिएगा। भारत सरकार का नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। तो दोस्तों पहले अभी नीति आयोग जो है, मोदी जी आने के बाद नीति आयोग आया, उससे पहले कौन सा आयोग चलता था, योजना आयोग चलता था। तो अब नीति आयोग है, तो नीति आयोग कब आया था अस्तित्व में, तो नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 को। कब,
1 जनवरी 2015 को आया था। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है ना। इस समय कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना। उसके अलावा चलिएगा अगला प्रश्न है, भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है। भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसके जीएसटी अध्यक्ष कौन है? तो वह है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री याद रखिएगा, कौन होता है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष? वित्त मंत्री होती है। चलिएगा अगला प्रश्न है आपका, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको सुमेलित करना है। नीचे दिए गए पर्वत प्रकार और क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये आपको सुमेलित करना है, आप सुमेलित कीजिएगा। तो आपके लिए यहाँ पर है युवा वलित। युवा वलित है उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट। प्राचीन वलित है उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट। ज्वालामुखी है परिप्रशांत पेटी भ्रंशखंड है उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी तट। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है मित्रों। कौन सा? ऑप्शन ए। और ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी में मिल जाएगी। अभी वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या फिर मेरे जो है व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा मैं लास्ट में, वहाँ मैसेज कर देना, मैं आपके पास इसको क्या करूँगा? सेंड कर दूंगा। फिर से नया प्रश्न आया है, पर्वत शिखर और महाद्वीप, इनको सुमेलित करना है। सेम प्रश्न है, बढ़िया शानदार है। तो आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में। कहाँ पर है मित्रों? अफ्रीका में। विंसन मैसिव कहाँ है? अंटार्कटिका में। माउंट कोसियस्को कहाँ है? माउंट कोसियस्को ये है ऑस्ट्रेलिया में। उसके अलावा एका कांगुआ, ठीक है, नाम भी बढ़िया शानदार है, दक्षिण अमेरिका में। तो ये आपको मिलान कर लिए, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा नंबर का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के महासागरों का निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है? यानी कि आपको अवरोही क्रम बताना है घटता हुआ। तो बताइएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन है अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक, दक्षिण चीन, ठीक है। अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक और दक्षिण चीन। तो इस प्रकार आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी स्टूडेंटों के लिए। अगला प्रश्न है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको क्या करना है? मिलान करना है। विवरण और स्थान दे रखे हैं, तो आप इसको 19वां प्रश्न है और आप फटाफट से आंसर लगा दीजिएगा। तो आपका सही है, विश्व का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? विश्व का आर्द्रतम स्थान सभी को पता है, मासिनराम आपके इंडिया में है। विश्व का शुष्कतम स्थान कौन सा है? नी एलसुंड, क्या हो जाएगा? नी एलसुंड। और अगला, विश्व का दूर उत्तरी शहर तो कौन सा है? वह है इकिक। और विश्व का दूर दक्षिणी शहर तो वह है इशुवा। कौन सा? इशुवा। तो ऑप्शन ए आपका, सॉरी मित्रों, सॉरी एकदम ठीक है। विश्व का आर्द्रतम स्थान है मासिनराम, में सभी को पता है, ठीक है। विश्व का शुष्कतम स्थान कौन सा है? वह है इकिक। कौन सा? इकिक। विश्व का दूर उत्तरी शहर वह कौन सा है? तो वह है आपका नी एलसुंड। कौन सा? नी एलसुंड। विश्व का दूर दक्षिणी शहर वह है इशुवा। अब दोस्तों ये बिल्कुल सही है, वो गलती हो गई थी मेरे से, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। आर्द्र भूमि, पारिस्थितिक स्थल और राज्य, ठीक है ना। ठीक है, एकदम बढ़िया। तो आपका इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? बोझ कहाँ है? राज्य में बोझ स्थान कहाँ पर है? आर्द्र पारिस्थितिक स्थल मध्य प्रदेश में। चंद्रताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सलर कहाँ है? सलर है जम्मू कश्मीर में। शुद्र सागर कहाँ है? त्रिपुरा में। शुद्र सागर कहाँ है? त्रिपुरा में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कौन सा? बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपकी स्क्रीन पे आंसर है, क्या है? भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम होगी? तो इसका राइट आंसर आपको देना है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो आपके
मतलब रणनीति श्रेष्ठतम होगी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा इसका, डायरेक्ट में बता देता हूँ, बी। मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद, नत्रजन स्थितीकरण, पौधों और कीट कीट प्रतिरोध सदस्य किस्मों का प्रयोग। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है मित्रों। ठीक है ना। अगला प्रश्न 22वां, कर्क रेखा व 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 दक्षिणार्थों में क्या करती है, विभाजित करती है। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है? तो किस क्षेत्र में? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, भारत के सूती वस्त्र उद्योग में मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल का कारण है? तो क्या कारण रहा है मूल? तो मूल कारण रहा है अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है। तो अहमदाबाद में क्या है, भूमि जो है, जमीन जो है वो मुंबई की अपेक्षा सस्ती है। सभी को बात पता है। बढ़िया, शानदार, गजब। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो नीचे कूट दिए गए हैं आपके लिए, देखो नीचे कूट दिए गए हैं, आपको इन कूट का क्या करना है, सही क्या करना है, चॉइस करनी है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। तो ये गलत है एकदम। ठीक है ना। आपका अगला है, पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। एकदम राइट आंसर है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला क्या है? अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो ये भी सही है। तो आपका जिसमें 2, 3 और 4 दिख रहा है वो सही है। तो आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है, एकदम राइट आंसर है। अगला प्रश्न 25वां, राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कूट का आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। तो आप कूट को मिला लीजिएगा फटाफट से, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप बताइएगा दोस्तों, इसमें फटाफट आंसर आना चाहिए, एकदम सभी का राइट आंसर आना चाहिए। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और एवं वर्षा की अतिशयता प्रकट करती है। बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, गत 10 वर्षों से पश्चिमी मरुस्थल में वर्षा की मात्रा घटी है, जबकि मेवाड़ क्षेत्र में क्या है, बढ़ी है। एकदम बात सही। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही पवनों का आकस्मिक प्रवेश। गलत। अगला, जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। ये भी सही है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा जिसमें आ जाए वो आपका सही है। तो देखते हैं किसमें है। तो बिल्कुल इसमें है, पहला, दूसरा और चौथा। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है 25वें का। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में आपको सम्मिलित करना है। मिट्टी के प्रकार, जलवायु, प्रदेश। ठीक है। तो आप फटाफट से कीजिएगा, आपके लिए शानदार गजब बढ़िया प्रश्न लेके आया हूँ। आपका मिट्टी एरिडोसोल कहाँ मिलती है? एरिडोसोल सभी को पता है, पश्चिमी राजस्थान में मिलती है ना, शुष्क और अर्ध शुष्क में। ठीक है, एरिडोसोल शुष्क और अर्ध शुष्क में मिलती है, जोधपुर जैसलमेर के भाग तरफ। इंसेप्टिसोल कहाँ मिलती है? अर्ध शुष्क और आर्द्र जलवायु प्रदेश में। अर्ध शुष्क और आर्द्र जलवायु प्रदेश है। अल्पिसोल्स कहाँ मिलती है? उप आर्द्र एवं आर्द्र में। कहाँ पर? उप आर्द्र और आर्द्र में मिलती है। वर्टिसोल दोस्तों आर्द्र और अति आर्द्र, जैसे कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और आपका कौन सा, सिरोही का माउंट आबू, इनमें क्या मिलती है? वर्टिसोल मिलती है दोस्तों, डूंगरपुर वगैरह में इनमें। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर है। बढ़िया। चलो अगला प्रश्न, वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिएगा। नीचे दिए गए कूटों का सही सुमेलित कीजिएगा। ठीक है ना। आपके लिए प्रश्न है और आप बताइएगा इसका आंसर। तो आपको ये भी कूट वाला प्रश्न है। क्या है? कूट वाला। तो पहला इसमें जो है संरक्षित वन वगैरह ये गलत है। क्या है मित्रों? ये गलत है। ठीक है ना। तो ये आप याद रख लीजिएगा, ये गलत है बिल्कुल एकदम।
अगला है राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर में और चित्तौड़ में। यहाँ पर चित्तौड़ की जगह 12 आ जाता तो सही था। पहले नंबर पे उदयपुर, दूसरे में 12, तीसरे में चित्तौड़गढ़। तो ये आप याद रख लेना, अभी की रिपोर्ट है ताज़ा। राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन 12 व करौली जिलों में पाए जाते हैं। बिल्कुल एकदम सही है, सबसे ज़्यादा 12 में, फिर करौली में। ठीक है ना। अगला प्रश्न, राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर और गंगापुर जिले में पाए जाते हैं, गंगानगर जिले में। ठीक है ना, ये बात एकदम सही है। ठीक है, जिसमें दूसरा, तीसरा और आपका चौथा आ रहा है वो सही है। तो कौन से में आ रहा है? इसमें तो नहीं आ रहा, ऊपर वाले में। तो इसमें आ रहा है ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा और चौथा, यह वाला सही है भाई। अगला प्रश्न, आपका प्रश्न है शानदार, गजब। चलो आपका प्रश्न है, फटाफट बताओ। ओ, इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा मैंने। आपका जो इसका आंसर होगा मैं बता दूंगा अभी। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित है। अन्य मरुस्थलों में से सर्वदा भिन्न या मरुस्थलीयकरण प्रक्रिया के संबंधों में क्या अवधारणा सटीक है? तो दोस्तों ये दोनों तो गलत है। क्या सही है मैं बता देता हूँ, डी ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है वो सुनिएगा। ये अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। फिर सुनिएगा, ये अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। तो ये डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपका, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल व सूखे से पीड़ित रहे? तो कब हुए थे पीड़ित? तो ये सही आंसर है 2002-2003 के लगभग। अगला प्रश्न, राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट, ये कूट ज़्यादा एक प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों आपके ग्राम सेवक में। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे। कटो बहुत कम जाती है, बढ़िया तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर कूट है, आप मिलान कीजिएगा। राज्य में वर्तमान में 2013-14 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदन क्षेत्र में लगभग 19% भूमि क्या थी? बंजर भूमि थी। सही है एकदम। राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि लगभग 18% की कमी आई है, ये भी सही है। अगला है, ये दोनों गलत है, तो यानी कि आपका ऑप्शन 1 और 2 सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है ना। राजस्थान में अंध एवं धूसर यानी कि डार्क एंड ग्रे क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी गई है? तो कहाँ कहाँ पर रोक लगाई है? तो वो लगाई है बहरोड में, बीनमाल में, सूरजगढ़ में, दौड़ में और श्री माधोपुर में। श्री माधोपुर, सवाई माधोपुर नहीं, श्री माधोपुर। तो आपको ये याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन को छांटिएगा। तो दोस्तों ये 2012 की जनसंख्या वगैरह के अनुसार है। ठीक है, तो अभी क्या है 20वीं जनगणना आ चुकी है। 2017 में जो गणना स्टार्ट हुई थी, 2019 में नई रिपोर्ट आई है, वो सारी मैं करवा दूंगा, इसे याद मत करना। ठीक है ना, इसे याद मत करिएगा मेरे भाई। आपका अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर क्या है, ये भी क्या है, कूट वाला प्रश्न है। तो देखो, राजस्थान में प्रथम योजना काल में 2012-13 तक शस्य प्रतिरूप में गठित निम्न में से कौन सा परिवर्तन सही है? तो ये आपको इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनाज के अंतर्गत क्षेत्रफल 42.5 से बढ़कर 56.0% हो गया, गलत। ठीक है। अगला, दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल 21 से घटकर 13% हो गया, सही है। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल 6.2% से बढ़कर और 20.5% हो गया, तिलहन में, सही है। अगला, गन्ना, कपास, ग्वार, फल, सब्जी, मसाले व चारा फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 16.8 से बढ़कर 23.5% हो गया, ये बात एकदम सही है। ठीक है ना। तो आपका दूसरा, तीसरा और चौथा सही है।
तो दूसरा, तीसरा, चौथा डी ऑप्शन में है। तो आपका राइट आंसर डी वाला कूट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को आपको क्या करना है, मिलान करना है। यानी कि आपके सामने लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं। तो जय नारायण व्यास का नाम आते ही आपको जोधपुर का नाम आना चाहिए। मैं इतने दिनों से बात बोल रहा हूँ आपसे, रोजाना शाम को 9 बजे क्लास होती है, उसमें ये बात बताते बताते मैं ना बहुत दिन हो गए हैं, ठीक है ना। तो आप सभी बताएंगे इसका राइट आंसर। तो आपका जय नारायण व्यास का संबंध है जोधपुर और जैसलमेर का क्षेत्र से। चौधरी कुंभाराम का संबंध है हनुमानगढ़ और चूरू से। पन्ना लाल और भारूपाल का संबंध है बीकानेर और नागौर से। डॉक्टर करणी सिंह का नाम आते बीकानेर, याद आना चाहिए। तो बीकानेर के साथ में जोधपुर और बीकानेर। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना मित्रों। ऑप्शन आपका सी सही है। इसके अलावा मैं बहुत सारी बता दूंगा, पर अभी टाइम नहीं है, आपको मैं पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ ओनली, ठीक है। जब टाइम होगा मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो रोजाना क्लास होगी आपकी, इसलिए बना रहना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में आपको मिलाना है। सूची फर्स्ट में क्या है, खनिज है, सूची सेकंड में है खनन क्षेत्र। तो आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। खनिज और खनन क्षेत्र फटाफट से मिलान कर दीजिएगा। पन्ना कहाँ मिलता है, टिक्की और गढ़बोर में। पन्ना जो मिलता है आपका टिक्की और गढ़बोर में मिलता है। तांबड़ा राजमहल और बागेश्वर में। मैग्नीज लीलावानी काला खुट्टा तांबा कोल्हान और भगोनी में, ठीक है ना। तो आपका ये 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। तो आपका ये कौन से मिल रहा है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 3 का 4 का 4। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है मित्रों। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों यानी कि रिको, आरएफसी और राजसिको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं। तो ए श्रेणी में जो है जोधपुर को, पाली को, अजमेर को, अलवर को, इनको जो है ए श्रेणी में रखा गया है इनके तहत। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित दिए गए कूट का प्रयोग करके सही बताना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सत्य पूछा है असत्य पूछा है, नहीं तो यहाँ से भी आपका प्रश्न गलत होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी है, राज्य में जनसंख्या का घनत्व 1901 से 2001 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा है। 6 गुना से अधिक बढ़ा है 1901 से और 2011 के अनुसार, बिल्कुल सही है। ये वाला भी गलत है। इसके अलावा यहाँ पर राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना बढ़ी है, यानी कि दूसरा और चौथा सही है। तो ये वाला ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में आपको दे रखा है राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 2011 प्रमुख आवास क्षेत्र। तो ठीक है ना। अब इसका जवाब आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। फटाफट आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आपका 20% से कम, 20% से कम, तो कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़, राजसमंद और झालावाड़। 20 से 25%, 20 से 25%, 12 बूंदी करौली। 26 से 50% ये उदयपुर, सिरोही और दौसा। 51 से 80% जो है जनजाति वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न 39वें नंबर का प्रश्न है आपके लिए, स्क्रीन पर देख लीजिएगा। आपको राजस्थान की जनजातियां और प्रमुख आवास क्षेत्र से मिलान करना है। शहर या शहर से बाहर, शहर या शहर से बाहर यानी कि कहाँ पर, 12 में, ठीक है ना। इसका ऑप्शन याद करने का तरीका है, किशनगढ़ वगैरह जो है ना, यहाँ की तहसील वगैरह है, वहाँ पर शहर या जनजाति पाई जाती है। 12 के किशनगढ़ और साहबा तहसीलों में 99.2% पूरी जनसंख्या जो है 12 में पाई जाती है। गरासिया कहाँ पाए जाते हैं, बताओ फटाफट।
गरासिया आपके उदयपुर और सिरोही के जो क्षेत्र है उसमें डामोर, डामोर कहाँ पाए जाते हैं? ड से डूंगरपुर, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ठीक है। और आपके मीना, जयपुर और दौसा में, ठीक है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? ऑप्शन सी, ठीक है ना बच्चों। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से आपको विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्येक संबंधित नहीं है, तो संबंधित नहीं है पूछा है, वो कौन कौन से नहीं है? संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना, बिल्कुल सही है ये तो। ये वाला तो होगा नहीं फिर ऑप्शन में, गलत ढूंढना है। राजस्थान आजीविका मिशन, गलत। मेवात डांग मागरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, गलत। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, गलत। तो यानी कि आपके तीनों ऑप्शन जिसमें है वो आपका क्या होगा मित्रों? वो आपका सही होगा। तो आपका ऑप्शन जो है दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, तो यानी कि ये वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए? तो कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए? तो वो आंके गए थे 33 करोड़। कितने? 33 करोड़ मित्रों। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO के वर्ष 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति समायोजित के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में निम्न में से कौन से तथ्य सही है? तो 42वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी कूटवाड़े से संबंधित प्रश्न है। सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति 0.9% पुरुष बेरोजगार है। शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार है। तो ये दोनों सही है कूट, और इसके अलावा जितने भी कूट वगैरह है यहाँ पर वह गलत है, यानी कि आपके ऑप्शन कौन सा? सॉरी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY में 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं? तो कौन से कार्यक्रम शामिल किए गए हैं? ये भी कूट वाला प्रश्न है। तो समन्वित ग्रामीण विकास यानी कि IRDO तथा ग्रामीण युवा बेरोजगार प्रशिक्षण TRYSEM, बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पर है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास SWCRA तथा औद्योगिक औजार सप्लाई SITRA तथा गंगा कल्याण योजना GKY तथा मिलियन कुआ स्कीम MWS। तो तीनों एकदम सही है। तो आपका ये वाला गलत है, जवार योजना बिल्कुल ही गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जिसमें 1 2 3 आ रहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न, कुछ प्रश्न और बचे हैं आपके सामने, 20 प्रश्न और बच रहे हैं, फटाफट से बने रहिएगा, आपको पूरे प्रश्न कंप्लीट करवा दूंगा। सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आंके गए? निर्धन का मतलब होता है गरीब आंके गए। तो कितने गरीब आंके गए? तो सही आंसर है 1.51 करोड़। कितने? 1.51 करोड़। अगला प्रश्न है आपका 45वां, ये भी कूटवाड़ा प्रश्न है, ठीक है ना। तो आपका है सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही है? तो ऐसे प्रश्न दोबारा से आ सकते हैं क्योंकि अभी ये रिपोर्ट नहीं आई होगी, और आई होगी तो मैं बता दूंगा, कोई नया डाटा होगा तो, ठीक है। अभी इन्हें को देख लीजिएगा। तो ऑप्शन जो है 1 है इसका, तो ये गलत है। इसके अलावा राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 के से 2011-12 के बीच 9.2% घटा, बिल्कुल सही है। राज्य में दोनों वर्षों 2009-10, 2011-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे हैं। उसके अलावा 2011-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% तथा भारत में 21.9% आंका गया, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? अमरावती स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो हुआ था सातवाहन के काल में। किसके काल में हुआ था मित्रों? अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के काल में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1873 ईस्वी में बरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? तो बरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? तो वह की थी कनिंघम ने। तो दोस्तों करंट अफेयर से 2 ही प्रश्न आए, आपने देखे थे इसमें 2 या 3 प्रश्न आए थे, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आए।
अगला प्रश्न, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये प्रश्न देखो, अब आपने पढ़ा भी नहीं होगा, ऐसा प्रश्न है। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में। कहाँ है? सुजानगढ़ में। अगला प्रश्न, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था हुसैन शाह ने। किसने? हुसैन शाह ने। अगला प्रश्न, बिलों में छेड़ा फाड़ना यानी कि छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ने का मतलब क्या होता है? बताओ फटाफट से। तलाक दे देती है, यानी कि किसी की कोई पत्नी है, वो क्या करती है? वो नाता चली जाती है। तो नाते का मतलब नाता तो अलग बात होती है। और तलाक क्या होता है? जब कोर्ट में जा करके दोनों में अपना मसला सुलझा लेते हैं और बोल देते हैं कि हमें तो तलाक लेना है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना, ठीक है। तो ये बिलों में कहा जाता है ऐसा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराजा प्रताप, जिन्होंने जो हवा महल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी और रागड़ी किसकी विशेषता है? तो वह है मालवी की। किसकी? मालवी की। अगला प्रश्न है आपके लिए, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो लालगिरी ने की थी। किसने की मित्रों? लालगिरी ने। दोस्तों बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है और आपके लिए पर ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, बार बार में देख लेना, एक बार में याद नहीं हो तो। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसके काल में हुई? सही है इसका महाराजा राम सिंह सेकंड के काल में। अगला प्रश्न, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य बताइएगा। तो बम नृत्य अलवर और भरतपुर का है। कहाँ का है? अलवर और भरतपुर का है। अगला, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी, सुगन चिड़ी को किसका माना जाता है? आयड़ माता का। किसका माता का? आयड़ माता का। अगला प्रश्न, बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो बालिंद जी के गुरु थे दादू दयाल जी। कौन थे मित्रों? दादू दयाल जी। अगला प्रश्न, जार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जार पीर के नाम से गोगा जी को जो है जार पीर के नाम से जो है मुस्लिम संप्रदाय को पूजते हैं इनको। अगला प्रश्न, अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो 59वें का सही है जिलानी माता का। किसको? जिलानी माता को। अगला प्रश्न, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला, तो यह है टेरीकोटा, टेरीकोटा पद्धति के लिए। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है? राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन क्या है दोस्तों? राजस्थान संस्कृति में जानोटन, तो जानोटन एक प्रकार का क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बोझ है। वर पक्ष की यानी कि लड़के की तरफ से जो दिया जाता है वो क्या होता है? वो होता है जानोटन। अगला प्रश्न, भील जनजाति में कच्चाऊ, कच्चाऊ कौन पहनता है? कच्चाऊ बताओ, कच्चाऊ कौन पहनता है? कच्चाऊ जो है महिलाएं पहनती है। कच्चाऊ कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। अगला प्रश्न, राजस्थानी संस्कृति में औलंदी क्या है? तो ओलंदी क्या है बताइएगा? औलंदी बताइएगा। नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, यानी कि नई नई शादी होती है किसी लड़की की, तो उसके साथ एक लड़की और जाती है, पता है ना आपको, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ओलंदी। क्या बोलते हैं? ओलंदी बोला जाता है। डाई जोड़ बोलते होंगे आपकी तरफ, आपने सुना होगा ना डाई जोड़, तो वह ऐसा होता है, हमारी तरफ डाई जोड़ बोलते हैं, आपकी तरफ कुछ और बोलते हैं, ठीक है। चंदू जी का गढ़ा तथा बोड़ी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? बताइए, चंदू जी का गढ़ा तथा बोड़ी गामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है तीर कमान निर्माण के लिए। किसके लिए? तीर कमान निर्माण के लिए। अगला प्रश्न, बललैया आभूषण कहाँ पहना जाता है? बललैया आभूषण कहाँ पहना जाता है मित्रों? तो ये पहना जाता है आपके हाथों में। कहाँ पर? बललैया आभूषण हाथों में पहना जाता है।
तो आप कमेंट करके बताइएगा। जो मैंने आपको ग्राम सेवक का पूरा पेपर करवा दिया है, ये ग्राम सेवक का पेपर आपको कैसा लगा है, एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और आपके करंट अफेयर्स भी के भी क्वेश्चन आते हैं, लगभग 5 से क्वेश्चन लगभग आ जाएंगे, इसलिए आपको करंट के ऊपर भी ध्यान देना है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि सर करंट अफेयर्स के 2-4 क्वेश्चन आते हैं हम क्यों पढ़ें। तो दोस्तों 2-4 क्वेश्चनों से ही सिलेक्शन रुकता है और 2-4 क्वेश्चनों से क्या होता है, सिलेक्शन होता है। इसलिए आपको बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कहावत बिल्कुल सही है। यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलेगा कहीं से, तो आपका जो है घड़ा भर जाएगा। और घड़ा भरने के बाद आपकी क्या होगी, नौकरी लग जाएगी, फिर लाडी आएगी आपकी, ठीक है, शादी हो जाएगी। तो इस प्रकार आप पढ़ाई कीजिएगा, आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है। और आपको घबराना नहीं है कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन एमटीएस में नहीं हुआ तो मेरा ग्राम सेवक में कैसे होगा, मेरा चपड़ासी में नहीं हुआ तो मेरा आरएस में कैसे होगा। ऐसा कोई सवाल नहीं है, ऐसा कोई बना नहीं है कि मेरा इसमें नहीं हुआ तो इसमें नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगातार मेहनत करनी है। आपके आसपास के दोस्त आपसे बोलते हैं कि आपसे ग्राम सेवक का पेपर नहीं पास होगा, क्यों नहीं होगा भाई, पढ़ाई करेंगे तो सब होगा ना। अब वो बोलेगा कटो बहुत कम गई थी पिछले साल की भी, तो तू फॉर्म वॉरम मत भर, तैयारी वैयारी छोड़ दे, इसमें कटो बहुत कम जाती है, इसका पेपर हार्ड आता है, ऐसा आप सबसे बोलेंगे तो आपको उनके बातों पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि वो गरीब इंसान है, वो समझते नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो उनकी बातों पर आपको ऐसा ध्यान नहीं देना है। आपको लगातार मेहनत करनी है और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है ना। भगवान आपका किसी न किसी दिन साथ जरूर देंगे, ठीक है ना। तो आप लगातार मेहनत करो। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम, धन्यवाद।